है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चाहे आपका एग्जाम ITI किसी ITI का हो या फिर इसके अलावा अन्य कोई भी एग्जाम जैसे CTI का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है जो कि गुणवत्ता के विषय में संगठन को निर्देशित एवं नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो पूछ रहा कि यह कथन किसका है। तो दोस्तों, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है IS, एक मिनट यार, ठीक है, तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है उसके द्वारा दिया गया है, यानी कि ISO द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन के अनुसार गुणवत्ता है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि निम्न में से गुणवत्ता का फार्मूला कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्वालिटी बराबर होता है आपका परफॉर्मेंस बटा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, P का मतलब होता है परफॉर्मेंस और E का मतलब आपका हो जाता है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि Q का मान अधिक होगा तो उपभोक्ता अधिक होंगे, क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे या फिर उदासीन होंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ Q का मतलब आपका क्वालिटी, यानी क्वालिटी अच्छी होगी तो जाहिर से तो आपके जो ग्राहक है वो क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेविड ए गार्विन ने मुख्य गुणवत्ता के कितने आयामों का उल्लेख किया है। दोस्तों, ये डेविड गार्विन जो थे वह एक विद्वान थे जिन्होंने क्वालिटी को लेकर के कुछ कुल 8 आयामों के बारे में बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात किया जाए 8 आयामों में क्या क्या चीजें उन्होंने शामिल किया था, तो उन्होंने सबसे पहले शामिल किया था प्रदर्शन, उसके बाद क्या था लक्षण, विश्वसनीयता, अनुरूपता, स्थायित्व, सौंदर्य बोध और क्या होता है गुणवत्ता एवं उपयोगिता। इस तरह से कुल उन्होंने 8 आयामों की चर्चा की थी। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता की संकल्पना आधारित है, इस पे आधारित है उत्पादों के विलासिता संबंधी मानकों के अनुरूप होना, उत्कृष्ट उत्पादों का उत्पादन जो कि दूसरे समान उत्पादन से बेहतर है उस पर आधारित होना, डिजाइन की समरूपता को कायम रखना, आवश्यकताओं संबंधी विशिष्टताओं के अनुरूप होना। तो जाहिर सी बात है, जो ग्राहक की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप प्रोडक्ट की संकल्पना जो होती है वो आपकी एक विशिष्ट क्वालिटी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणवत्ता इनमें से किसका घोतक है, किसका उत्पाद विशेषता और व्यापारिक सफलता। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणवत्ता जो होती है वो उत्पादन की विशेषता भी बतलाती है, साथ भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से उनका भी व्यक्तिगत लाभ इसमें निहित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या गुणवत्ता की विशेषता है, विश्वसनीयता, अनुरूपता और स्थायित्व। तो दोस्तों, अभी हमने गुणवत्ता के 8 आयामों की बात की है, उनमें 8 आयामों में ये 3 आयाम भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पाद की टूटी रहित विशेषता है, उत्पाद की दोष या टूटी रहित विशेषता, उत्पाद समरूपता, उपभोक्ता या ग्राहक की इच्छा अनुसार आवश्यकता पूर्ति, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए, बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में संभावित मार्जिन बनाने के लिए। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता चेतना का मतलब है सुधार के लिए एक अवसर
लाभ के लिए एक अवसर, बाजार के लिए एक अवसर या फिर उत्पादन के लिए एक अवसर। तो दोस्तों गुणवत्ता चेतना से यहाँ जो मतलब होगा क्या है, सुधार के लिए एक अवसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता के प्रति चेतना अभाव का दुष्परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए उत्पाद का आवश्यकता के अनुरूप ना होना, बाजार प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता से पीछे रह जाना, ग्राहक संबंधों में दुर्बलता होना, उत्पाद की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होना। ठीक है, और मान लीजिए गुणवत्ता के प्रति चेतना का दुष्परिणाम नहीं है, तो यहाँ दुष्परिणामों की बात की है। तो मान लीजिए आपका जो उत्पाद है उसमें उसकी मांग बढ़ जाती है, तो ये आपका दुष्परिणाम थोड़ी है, वो तो अच्छे परिणाम हुआ। तो यहाँ पर जो को ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुष्परिणाम नहीं है, तो ये क्या डी वाला क्या परिणाम, ये दुष्परिणाम नहीं, ये तो अच्छा परिणाम है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणवत्ता चेतना के प्रति सचेतना से क्या लाभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतियोगिता बाजार में हिस्सेदारी, ग्राहकों के साथ मधुर संबंध और उत्पादों में ग्राहकों को संतुष्टिकरण एवं विश्वास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता इनमें से किस पर निर्भर करती है। वस्तुओं के सहज गुणों के समूह पर, वस्तुओं की आवश्यकताओं के समूह पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, और ए और बी। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन का मुख्य घटक है गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो उत्पादों के गुणवत्ता स्तर का मानक एवं निर्धारण करती है। गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता आश्वासन या फिर गुणवत्ता नियंत्रण। तो दोस्तों जो गुणवत्ता नियंत्रण रहती है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह मतलब चीज़ों को निर्धारित करती है कि उसमें जो मानक है वो उसके अनुरूप है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल चार्ट के द्वारा और सैंपलिंग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ठीक है, कंट्रोल चार्ट के द्वारा भी और सैंपलिंग के द्वारा जो क्वालिटी होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की गुणवत्ता प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत ग्राहकों की आवश्यकताएं एवं अपेक्षाओं पर केंद्रित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राहक अभिविन्यास सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सेवा या उत्पादन में सुधार का चक्र है, क्या है, सतत चक्र है, वैकल्पिक सत्य है। तो जाहिर सी बात है जो गुणवत्ता सेवा उत्पादन जो सुधार होता है यह सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक समूह है संगठनात्मक ढांचा, कार्यविधि, संसाधनों एवं उपयुक्त सभी। तो यह एक समूह है, इन सारी चीजों को मिला करके है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक कार्य का एक फायदा है, इससे तरक्की होती है, इससे वेतन में वृद्धि होती है, एक आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच बाधाओं को समाप्त करता है। तो इसका जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सामूहिक कार्य करते हैं तो ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के बीच जो बाधाएं या जो रुकावटें उत्पन्न होती है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का लाभ नहीं है, क्या नहीं है। बाजार में हिस्सेदारी पर ध्यान न देते हुए उत्पादन करना, ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहकों का विश्वास प्राप्त कर वित्तीय प्रदर्शन में वृद्धि करना और परियोजनाओं गतिविधियों में नियंत्रणता बनाते हुए उत्पादन में वृद्धि करना। तो यहाँ लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे बाजार में हिस्सेदारी पर ध्यान न देते हुए उत्पादकता करना, यानी कि ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब यहाँ के लाभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली व चरणों के क्रमानुसार इनको डिजाइन करिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गुणवत्ता प्रबंधन का जो सिस्टमेटिक ढंग होता है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है आपका, सबसे पहले जो डिजाइन या निर्माण उसमें यानी वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है आपका, उस पर परियोजनाओं पे काम किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई नक्शा वगैरह, फिर उस पर क्या करते हैं आप काम करते हैं, तो दूसरा पे ए आ जाएगा।
तीसरा की बात किया जाए तो उसका मापन किया जाता है कि जो हम नक्शा चीज़ें बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वह डिजाइन के अनुसार चल रहा है कि नहीं है। तीसरा होता है, चौथे पर हमारे समीक्षा किया जाता है कि जो काम कंप्लीट कर चुके हैं क्या वह हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन की एक डिजाइन प्रबंधन पद्धति है जिसका प्रयोग प्रक्रियाओं एवं उत्पादों के नियंत्रण एवं सुधार हेतु किया जाता है। तो दोस्तों जो गुणवत्ता जो होती है कि उत्पादन सुधार जो प्रक्रिया होती है उसको किसके अंतर्गत बनाए रखा जाता है, तो आप होता है वो जो होता है वो आपका PDCA होता है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि एक ऐसे सर्किल टाइप का बना होता है। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्लान बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्लान बनाते हैं। P का मतलब हो गया आपका प्लान। उसके बाद क्या करते हैं, आप प्लान पे काम करते हैं। तो डी का मतलब हो गया आपका डू। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो काम हो रहा है उसको चेक करते हैं कि हम काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जब हमें लगता है कि हाँ हम काम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू बनाए रखते हैं, यानी एक्ट करते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PDCA। ठीक है, PDCA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PDCA चक्र का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, समस्या या कारणों को सत्यापित करने में, किसी परिवर्तन को लागू करने में, नवीन सुधार परियोजनाओं को शुरू करने में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में क्या करता है, PDCA चक्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PDCA दर्शाता है, क्या कहलाता है, प्लान डू करेक्ट एक्ट, प्लान डू चेक एंड एक्ट। ठीक है, तो प्लान डू चेक एंड एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि PDCA में ए क्या दर्शाता है, तो ए का मतलब होता है आपका एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। वहीं पी का मतलब होगा प्लांट, और डी का मतलब होगा डू, और सी का मतलब होगा चेक, और ए का मतलब हो जाता है आपका एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिशबोन चित्र संबंधित है। दोस्तों फिशबोन चित्र जो संबंधित हुआ है, किससे संबंधित हुआ है, कारण और प्रभाव से संबंधित है। एक क्या होता है, एक नियम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि आने वाले क्वालिटी को जो होता है उसको प्रभावी ढंग से बनाए रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता वृत्त की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। दोस्तों ये जो प्रस्तुत करता थे वो थे आपके इशिकावा। ये क्या थे, जापान के एक विद्वान थे। इनका मत था कि गुणवत्ता जो होती है एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा एक कदम क्या करती है, आगे जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इशिकावा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या 5S प्रणाली का प्रक्रम नहीं है। दोस्तों 5S जो होता है वह एक कुछ जापानी शब्दों का एक समूह होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो पहला जो यस ये दर्शाता है वो आपको बताता है सॉर्टिंग के बारे में। क्या कहता है, वो कहलाता है सॉर्टिंग। इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ जरूरत की चीज़ों को ही रखें जिनकी आवश्यकता है। उसके बाद होता है सेट इन ऑर्डर। अगला जो होता है वो होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब जो भी आप सामान रख रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखें। अगला जो यस का मतलब होता है वो होता है साइन, यानी कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो कार्यशाला है, उसको क्या करें, साफ सुथरा रखें। अगला जो होता है चौथा नंबर पर जो यस आता है उसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज इसका मतलब होता है उसको मानकीकरण करिए, यानी जो भी चीज़ें आप ऑर्डर में रखी हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करिए, बनाए रखिए। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी आप इसको अपनाए हैं इसको कंटिन्यू आप जारी रखिए और क्या करिए, अपने अनुशासन में इसको लाइए। तो इस तरह देखा जाए तो ये पूछा कि निम्न में से कौन 5S नहीं आता है। तो आप देखते हैं कि इसमें आपका जो सस्टेन कहीं दिख रहा है आपको, क्यों,
अगर सस्टेन की बात किया जाए तो सस्टेन कहीं आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। सबमिट, सबमिट है इसमें? कहीं कहीं नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड है, सस्टेन है। सस्टेन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, यानी कि जो आप सही आंसर हो जाएगा आपका सबमिट हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर्स में कहीं भी आपका सबमिट शब्द नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स प्रणाली में सस्टेन दर्शाता है। तो 5 ईयर्स प्रणाली में जो सस्टेन है वह क्या कहता है कि उचित रूप से चीजों को क्या करिए, व्यवस्थित करिए। सस्टेन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, यानी उचित रूप से व्यवस्थित चीजों को क्या करिए, व्यवस्थित जगह पर रखिए, उचित रूप से व्यवस्थित रूप को। ठीक है, सस्टेन का मतलब हुआ यानी जो भी आप सामान अपने लैब में या फिर कार्यशाला में रखें उनको उचित स्थान पर रखिए। ठीक है, सेट इन ऑर्डर और एक सीक्वेंस में रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स प्रक्रिया में मानकीकरण का आवश्यक उपकरण है, क्या है? दृश्य संकेत, कार्यचक्र चार्ट, चेकलिस्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं यह अपनाई जाती है किसमें, 5 ईयर्स प्रक्रिया में। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्यशाला में जाएंगे तो अक्सर वहाँ पे एक चार्ट लगा रहता है कि अवेलेबल सामग्री है कि नहीं है, तो कितनी मात्रा में है, और उस पर क्या होता है, एक चेक मारा जाता है। ठीक है, ऐसे चेक मारा जाता है कि वस्तु है कि नहीं है। जो सरकारी कार्यशाला या चीज़ों में आप जाएंगे तो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक होता है दृश्य संकेत, मतलब कुछ तीर वगैरह करके सिंबल बनाया जाता है कि फलाना सामान फलाना साइड में है और ये सामान इस साइड में है, ऐसा कुछ चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको 5 ईयर्स में अपनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5D ये कार्यप्रणाली में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यदि 5D की बात किया जाए तो 5D में आपका सेट इन ऑर्डर जो होता है वो सम्मिलित नहीं होता है। 5D में जो होता है वो पहला जो डी होता है वो आपका होती है डिस्कवरी। ठीक है, पहला जो डी होता है उसका मतलब होता है डिस्कवरी। सेकंड जो होता है वो आपका होता है डिफाइन, यानी कि डिफिनेशन। अगला जो होता है डिजाइन, उसके बाद आपका होता है डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है आपका डिलीवरी। तो अगर 5D की बात किया जाए तो 5D में आपके 5 जो डी होते हैं वो पहला होता है डिस्कवरी, डिफाइन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। और कुछ नहीं होता तो वो आपका सेट इन ऑर्डर नहीं होता है। जैसे देखिए परिभाषा का मतलब हो गया आपका, क्या हो गया आपका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। खोज का मतलब आपका यहाँ डिस्कवरी हो गया। ठीक है, डिस्कवरी हो गया। अब वितरण का मतलब हो गया डिलीवरी हो गया, लेकिन सेट इन ऑर्डर आपका कहीं भी नहीं आता। अगला क्वेश्चन है कि कैजन का तात्पर्य क्या है। तो कैजन जो होता है एक जापानी शब्द है और जिसका मतलब ये होता है आपका सतत सुधार, चीजों में सतत सुधार कैजन का मतलब होता है, और यह एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि कैजन के क्या लाभ है। यह नुकसान को कम करता है, यह तात्कालिक परिणाम प्रदान करता है, यह क्षेत्र उपयोग में सुधार करता है। तो कैजन का अगर लाभ देखा जाए तो तीनों जो है कैजन के लाभ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आईएसओ का जो पूर्ण रूप है वो आपका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वही भारत की बात होता है तो BIS होता है। ठीक है, ओके, और ये होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है ISO। अगला क्वेश्चन है कि ISO 9000 के संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास करता है। तो किस संदर्भ में प्रयास करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन गायब है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कि गुणवत्ता प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में क्या करता है, निर्देश जारी करता है। हाँ, इन चीजों के इतने मानक होने चाहिए। तो किससे संबंधित है आपका, तो गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया
अगला क्वेश्चन है कि ISO 9000 की मान्यता कब घोषित की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1987। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ISO 9000 की मान्यता कब, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया जो कि पर्याप्त विश्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि कोई उत्पाद या सेवा गुणवत्ता के लिए दी गई आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होता है गुणवत्ता आश्वासन, यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें विश्वास किया जा सकता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे वो बेहतर होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों आज के हमने वीडियो में क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ें और बेहतर आप जानना चाहते हैं, अभी कोई अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।